Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. So, students, we will continue our topic. Now, we are studying about social science, democratic politics. In chapter 3rd, now we will continue next content in these videos. That is third part of our video in which we have studied about the making of the Indian Constitution. यानी कि यहाँ पर हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान कैसे बना. कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रहेगा यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भारतीय संविधान कैसे बना, संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, किस तरह से उसने हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया और कुछ पर्सनैलिटीज भी हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारत के संविधान को बनाने में. देखिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं. हम लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज आल्सो ड्रोन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस. कहते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका के संविधान की तरह बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में बना, बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे संविधान का निर्माण हुआ था. आगे बताया जाएगा इसके बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान बनने लगा था तब उसके तुरंत बाद इंडिया का पार्टीशन हुआ और एक नया कंट्री इमर्ज हुआ, पाकिस्तान के नाम से जाना गया, धर्म के नाम पर हमारा बंटवारा हुआ. तो एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस उस समय देश के सामने थी जब हमारा संविधान बना साउथ अफ्रीका के संविधान की तरह. द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी अफेयर. कहते कि इंडिया जैसे देश के लिए जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, विविधताएं पाई जाती हैं, वहां पर एक संविधान बनाना बड़ा मुश्किल काम था. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर अमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द सिटीजन. द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू पार्टीशन. देखिए दे दिया यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये दिखाया गया यहाँ पर कि जब देश का संविधान बन रहा था तो उस समय पर देश का संविधान हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी कि धर्म के नाम पर हम लोग बढ़े, धर्म के नाम पर हमारा बंटवारा हुआ. दिस वॉज ए ट्रू फाइनेंस एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. कहते हैं कि वास्तव में एक बहुत ही बुरा अनुभव रहा ये इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. कहते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक बड़ा ही दुखदायी माना जाता है. उस समय पर ऐसा कहते हैं कि हमारा देश बटा हिंदू मुस्लिम्स के नाम पर, यानी कि देश का बंटवारा हुआ वो किसके नाम पर हुआ, रिलीजन के नाम पर. हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान रहेगा, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बना, एक नया राष्ट्र बना. इसी का रिजल्ट निकला कि 10 लाख लोग वो थे जो मारे गए दोनों साइड्स में, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो एक पाकिस्तान, एक नया राष्ट्र अमर्ज हुआ. तो उस समय पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये 3 कम्युनिटी थी जिनके बीच में आपसी डिस्प्यूट चले, एक सिविल वॉर की तरह हमारे देश में कंडीशंस बन चुकी थी और हिंदू मुस्लिम्स को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे, यानी कि पूरी तरह से देश के अंदर वायलेंस हुई. और इस वायलेंस में लगभग 10 लाख, सोच के देखिए आप लोग, 10 लाख लोग कितने सारे लोग थे जो इस घटना में मारे गए. देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, हमारे सामने एक दूसरी प्रॉब्लम आई. द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू रूलर और प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. अब अंग्रेज लोगों को तो इंडिया से जाना था, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो प्रिंसली स्टेट थे, अगर हम बात करें 565 प्रिंसली स्टेट थे हमारे, जो पूरा इंडिया अगर बटा हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट रूल नहीं था ब्रिटिशर्स का, यहाँ पर इंडियन प्रिंस रूल करता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यानी कि जब वो जाने लगे उन्होंने 3 ऑप्शन दिए प्रिंसली स्टेट को. पहला ये दिया कि वो मर्ज हो सकते हैं इंडिया में, या वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हैं, या अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं. ये जो 3 ऑप्शन मिले, या तो इंडिया में मर्ज हो जाएं, सेकंड ऑप्शन या पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्रिंसली स्टेट की इच्छा पर. और इन प्रिंसली स्टेट को यानी कि इंडिया में मर्ज करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को. सबसे बड़ा रोल प्ले किया गया था जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक हमारे प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं, होम मिनिस्टर भी बने ये, और बहुत ही बड़ा योगदान था प्रिंसली स्टेट की. जब भी कहीं पर भी हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का थैंक करते हैं कि उन्होंने इन 565 रियासतों को हमारे देश में जोड़ दिया था. तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय पर. भाई प्रिंसली स्टेट है वो पाकिस्तान में भी जाना चाहते थे, कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो प्रॉब्लम आई हमारे सामने. कश्मीर था, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, ये और 4 स्टेट थे जो मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी और एक लंबी हमारे लिए चुनौती पेश की सभी स्टेट्स ने. द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉज डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. कहते कि इन प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाना एक बड़ा ही मुश्किल काम था, एक बहुत ही लंबा काम था, लेकिन इस काम को किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. बड़े ही प्रोमिनेंट लीडर थे ये, बड़े ही साहसी थे, इनको आयरन मैन का टाइटल भी दिया गया है. तो इन्हीं को क्रेडिट जाता है कि इनका मर्ज करने में, इंडिया में सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाया इनके द्वारा. When the constitution was being written, the future of the country did not look as
सिक्योर एज इट डज टुडे। कहते हैं कि जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था उस समय पर ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा जैसा आज लगता है हमें। द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन The maker of the constitution had anxiety about the present and the future of the country। कहते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे कहीं ना कहीं उनके मन में चिंता थी देश के संविधान को लेकर कि किस तरह से हम लोग देश का प्रेजेंट और जो फ्यूचर है उसको सुरक्षित करें। यहाँ पर आप लोगों ने बेटा इनके बारे में भी पढ़ना। आपने कुछ पर्सनैलिटी है जिनका संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से बिलोंग करते थे? गुजरात से। मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर भी रहे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहे इन द इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि अपनी सरकार बनने से पहले जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी उसमें होम मिनिस्टर और एक तरह से इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स बने। ये तो ये याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रिंस स्टेट का जो मर्ज करने का जो क्रेडिट जाता है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाते हैं। अब बात करते हैं हम अबुल कलाम आजाद की। अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ सऊदी अरब के अंदर। एजुकेशनिस्ट, ऑथर और एक तरह से थियोलॉजियन थे ये। स्कॉलर ऑफ अरेबिक, अरबी भाषा के अच्छे विद्वान माना जाता है इन्हें, और एक राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अबुल कलाम आजाद जब देश बटा, देश बटने के खिलाफ भी इन्होंने काफी विरोध किया, तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखें, बिलोंग कहां से करते थे और क्या इनकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट इज कृष्णामाचारी। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि जो कमेटी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसके मेंबर रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो सबसे मेन कमेटी थी हमारे संविधान निर्माण में। एंटरप्रेन्योर एंड कांग्रेस लीडर, कहते हैं कि एक उद्यमी भी थे और इसके अलावा एक कांग्रेस के नेता भी थे। लेटर फाइनेंस मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, कहते हैं कि यूनियन कैबिनेट में बाद में एक वित्त मंत्री का भी इनको स्थान दिया गया। तो ये था इसमें 3 पर्सनैलिटी के बारे में। आगे भी कुछ पर्सनैलिटीज आएंगे जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, यू कैन राइट ब्रीफली अबाउट दिस पर्सनैलिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, अगर हम बात करें टीटी कृष्णाचारी, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड नाउ द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का रास्ता, कैसे हमने संविधान का रास्ता अपनाया, कैसे हमने अपने देश का संविधान बनाया। Despite all this difficulty, there was a big advantages for the maker of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a conscience about what a democratic India should look. कहते कि अगर हम बात करें इन सब डिफिकल्टी के होते हुए भी हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यानी कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, उनको लगने लगा कि एक लोकतांत्रिक जो इंडिया वो कैसा दिखना चाहिए। मच ऑफ दिस कॉन्सेंस हैज इन्वॉल्व ड्यूरिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल, कहते हैं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से भी काम लिया। कॉन्सेंस का मतलब है यहाँ पर सूझबूझ से, यानी कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से भी काम लिया। फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत बड़ा उनका सूझबूझ से ही उन्होंने अपना काम लिया और एक देश के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। वन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट merely a struggle against a foreign rule, it was struggle to dismantle our country and to यूनिफॉर्म्स अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, कहते हैं कि एक तरह से अगर हम राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करें, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो एक स्ट्रगल था, एक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने का। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी इसमें एक राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास था। बात करते हैं हम संविधान बनाने की, बात कहां से आई, कैसे संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ। As far back as in 1928, मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। अगर हम बात करें यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी की, पंडित नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने 1928 में सबसे पहले और 8 नेताओं ने सबसे पहले बात की कि उन्हें एक संविधान बनाना चाहिए देश के लिए। इन 1931 द रिसोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द in 1931 the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India constitution should lie। कहते कि 1931 में जो कांग्रेस ने अपना सेशन किया, कहां पर, कराची सेशन में, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले और 8 नेताओं ने कांग्रेस के सबसे पहले भाई ये कहा कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। फिर 1931 में कांग्रेस का सेशन हुआ कराची के अंदर। कराची सेशन में भी बात कही गई कि भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, यानी कि वहां पर भी संविधान के बारे में डिस्कशन हुआ। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स, बोथ आर 1921 एंड 1931 Karachi session. Both these documents were committed to the इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कहते हैं कि दोनों जो डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी की जो रिपोर्ट थी और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो कराची सेशन की रिपोर्ट थी, इसमें ये कहा कि हमारे संविधान बनेगा तो उसमें हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एडॉप्ट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। क्या मीनिंग होता है, हिंदी में कहते हैं इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ए पर्सन हु बिकम 18 ईयर और मोर हैज गिवन राइट टू वोट, दैट इज कॉल्ड अडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार यानी कि अडल्ट होने के बाद व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम यानी कि व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एंड इक्वलिटी
एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द माइनॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे एक इंडिपेंडेंट इंडिया का एक ऐसा संविधान बनेगा। दस सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय द लीडर मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते कि इस तरह से कुछ बेसिक वैल्यूज थे जो स्वीकार किए गए नेताओं के द्वारा मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा के अंदर कुछ मतलब बातचीत की गई, कुछ वाद विवाद हुए संविधान को लेकर, यानी कि जो संविधान बना उस पर लंबा डिबेट हुआ, लंबा डिस्कशन हुआ, और एक लंबे डिबेट डिस्कशन के बाद ही हमने अपने संविधान निर्माण का कार्य कंटिन्यू किया। The familiarities with political institution of colonial rule also hope develop an agreement over the industrial design. The British rule had given voting right only to a few. On the basis of the British has introduced very weak legislature. Elections were held in 1937 to provincial legislator and minister over the British India. यहाँ पर आप लोग याद रखें, इसमें जो चुनाव हुए थे हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, वो कब हुए थे? 1937 में। कहते कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे कॉलोनियल रूल के दौरान, आल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कहते कि जो वहां की संस्थाएं काम कर रही थी ब्रिटिश रूल की, उन्होंने भी हमारी मदद की एक संविधान बनाने में, उसका डिजाइन तैयार करने में। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोट राइट ओनली टू फ्यू। कहते कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी तो उस समय पर वोट सभी को नहीं दिया गया था, वोट डालने का राइट्स केवल कुछ ही लोगों को मिला हुआ था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। इसी कारण से उनकी जो विधायिका थी वो बड़ी कमजोर थी। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। कहते कि 1937 में जो प्रांतीय चुनाव थे विधायिका के वो किए गए मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, और जो मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया के ऑल ओवर वहां पर भी चुनाव कराए गए। 1937 के जो चुनाव बड़े इंपोर्टेंट चुनाव रहे। दिस वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहते कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लोकतांत्रिक नहीं थी, बट द एक्सपीरियंस गेन बाय द इंडियन इन वर्किंग द लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस। कहते कि लेकिन इंडियन लोगों ने जो इसमें काम किया, इस लेजिस्लेचर के अंदर उन्होंने यहाँ पर अनुभव लिया, और कहीं ना कहीं अपनी जो संस्थाएं थी उनको चलाने में भी हमें मदद मिली। एंड वर्किंग इन दैम, दैट इज व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल द प्रोसीड फ्रॉम पॉलिटिकल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट। कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे बड़ा रोल ये कह सकते हैं हम लोग, आधे से ज्यादा जो इंडिया का संविधान है वो कहां से कॉपी किया हमने? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से। यानी कि जैसे बहुत सारी डिटेल हमारे संविधान में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ली हैं, और भी कुछ कंट्री से जहां से हमने अच्छी अच्छी चीजें जो है अपने संविधान में अडॉप्ट की। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द प्रोसीडर फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। कहते कि हमारे संविधान जो बना उसमें बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में कहां से अडॉप्ट की है? इंडियन एक्ट 1935 से। Year of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leader gained confidence to learn from other country. कहते कि हमारे नेताओं ने क्या किया? एक अच्छे से मतलब बातचीत की, अच्छा डिबेट किया, अच्छा डिस्कशन किया, और उसके बाद एक संविधान तैयार किया जिसका हमें बेनिफिट्स मिला। Our leader gained confidence to learn from other country, but ऑन अवर ओन टर्म्स। कहते कि हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने दूसरे संविधानों को भी लर्न किया, उनको स्टडी किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने तरीके से उनको अपने संविधान में शामिल किया। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो अदर संविधान से ली गई। पहला, मैनी ऑफ द लीडर्स वर, यू मस्ट हैव टू बी अंडरलाइन दिस पॉइंट, इंस्पायर बाय द आइडल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कहते कि बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो एक तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफी प्रेरित थे। द प्रैक्टिसेस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। कहते कि जो सबसे पहले हमने कुछ आइडल्स, कुछ आदर्श थे। क्या आदर्श थे वो? जैसे फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। 9 क्लास के चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री में भी आप लोगों ने जाना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही ये आइडियाज दिए थे पूरे वर्ल्ड को, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। ये 3 आइडल्स हैं जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट किए। आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दी प्रैक्टिस ऑफ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, वो कौन से देश से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया। एंड दी बिल ऑफ राइट्स इन दी यूएस। और जो बिल ऑफ राइट है, जो बिल ऑफ राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमने यूएस से लिया। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। दीज आर 3 पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। दी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया। और जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है वो हमने रसिया से अडॉप्ट किया। इंस्पायर मैनी इंडिया टू थिंक शेपिंग सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। कहते हैं कि जो सोशलिज्म है जो रसिया से हमने लिया, वो ये कहता है कि सामाजिक और आर्थिक इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स
suited our country, all these factor contribute to the making of the our constitution। कहते हैं कि ये सारे के सारे जो पॉइंट शामिल किए गए, इन सभी पर डिबेट होता रहता था, इन पर डिस्कशन होता रहता था। ऑल दीज फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी मेकिंग ऑफ दी आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि इस तरह से इन सभी कारकों ने बहुत बड़ी मदद की हमारे देश के संविधान को बनाने में। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस, यू मस्ट हैव टू बी रीड अबाउट फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टू बी एडोप्टेड, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि कॉपी की हमने ज्यादातर बातें यहीं से ली हैं, और क्या क्या चीजें हमने अदर कंट्रीज से ली, आइडल्स है, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी का जो आइडल्स है वो फ्रेंच से लिया हमने। यहाँ पर अगर बात करें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन से अडोप्ट किया, बिल ऑफ राइट्स हमने यूएस से अडोप्ट किया है, रसिया से हमने सोशलिज्म सिस्टम अडोप्ट किया, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट।